हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही थी, उसमें हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपको जो क्लास 6 की न्यू बुक आई थी, किसकी जो न्यू बुक आई थी NCERT SST की, उसकी जो क्लास 6 की न्यू बुक आई थी उसके बारे में हमने उसके चैप्टर्स में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और जो पुरानी बुक में नहीं था उसको पढ़ा रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे और 13 को भी पढ़ेंगे और 14 को भी पढ़ेंगे, यानी कि आज हम इस न्यू बुक को समाप्त कर देंगे। आज न्यू बुक हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 है वो पॉलिटी जो 4th यूनिट थी उसका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद 2 चैप्टर 5th यूनिट में है, इकोनॉमिक्स नया जोड़ा गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज न्यू बुक NCERT को ख़त्म करेगी, जिसमें चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 को भी देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इसके पहले चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। आज हम नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें यही फिगर बनाया गया है, जिस प्रकार कि गांव में क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं में क्या होता है कि ग्राम सभा सबसे नीचे होती हैं, फिर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत होते हैं, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला पंचायत होते हैं। वैसे ही शहर में वार्ड के लोग होते हैं जो वार्ड समिति बनाते हैं, फिर नगर पंचायत और नगर परिषद होती है ना। फिर क्या होते हैं, नगर पंचायत और नगर परिषद होती हैं। आगे देखते हैं, नगरों एवं कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। नगरों और कस्बों को क्या किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके इनका नामकरण किया जाता है वार्ड से। वार्ड समितियां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान जैसे बहुत सारी गतिविधियां करती हैं। ये हर उस विषय पर दृष्टि रखती हैं जिनसे समस्या शहर में आती है। जल रिसाव, नाली का जाम होना, किसी सड़क का टूट जाना, इन जैसे सभी समस्याओं के बारे में ये अधिकारियों को अवगत कराते हैं। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्यप्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। तो शहरों में जिस प्रकार ग्राम पंचायत होते हैं उसमें वार्डों के चुनाव होते हैं ना, पार्षद चुने जाते हैं, ठीक है, पार्षद चुने जाते हैं, और फिर नगर पंचायत होती है, इस प्रकार होता है, और फिर नगर निगम हो जाता है। अगला पॉइंट है, 29 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कारपोरेशन यानी कि ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। तो भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सी हो जाएगी, मद्रास कारपोरेशन यानी कि ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन, जो 29 सितंबर 1688 में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके 1 वर्ष पहले एक चार्टर जारी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर तथा उससे 16 किलोमीटर के भीतर के सभी क्षेत्रों का वो एक कारपोरेशन गठित किया था। तो चार्टर जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर और उससे 16 किलोमीटर के अंदर वाले आने वाले सभी क्षेत्रों को एक कॉरपोरेशन में गठित कर दिया गया था, मद्रास कॉरपोरेशन। 1792 में एक संसदीय अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान की, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1792 में एक अधिनियम आया जिसमें मद्रास कॉरपोरेशन को स्थानीय कर भी आप लगा सकते थे, और यह शक्ति उसको दी गई, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन की भी शुरुआत मानी जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं देख लेते हैं। इंदौर के बारे में बताया गया कि सबसे स्वच्छ शहर यही माना जाता है। पिछले 6-7 सालों से सबसे स्वच्छ शहर का जो होता है, जो मतलब कि चुना जाता है, वो कौन सा होता है, इंदौर होता है। तो संपत्ति कर लगाने का काम होता है, जल शुल्क लेता है, सूखा कूड़ा प्रबंधन होता है इनका काम, व्यवसाय विज्ञापन व्यापार लाइसेंस का भी काम होता है, CRM विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है, अग्निशामक सेवाएं होती हैं इनके अंतर्गत, विभिन्न सारे लाइसेंस भी दिए जाते हैं, जल टैंकर की उपलब्धता के बारे में देखा जाता है, मलबा हटाने का भी काम इन्हीं का होता है, सूखे पेड़ों की कटाई और ढुलाई, नए पेड़ लगाना, शिकायतें सुनना और उनको मिटाना, ये सारे काम कराए जाते हैं। तो ये सारे काम नगर निगम के अंतर्गत सेवाओं में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पिछले 7 वर्षों में लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर को सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार होता है, उसमें पिछले 7 सालों से इंदौर जो है वह प्रथम आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर प्रथम आता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि हम पाते हैं चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर हैं।
जैसे कि हम पाते हैं चेन्नई और जो इंदौर है उसमें सर्वाधिक नगर निगम है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, इन्हें महानगर निगम कहते हैं। तो अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ के नगर निगमों को क्या कहा जाएगा? महानगर निगम कहा जाएगा। 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले में नगर पालिका होती है, और इससे जो 1 से 10 लाख के बीच में होते हैं वहाँ क्या होती है? नगर पालिका होती है, जिन्हें म्यूनसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। और 1 लाख से कम में क्या होता है? नगर पंचायत होती है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में क्या होता है? नगर पंचायत होते हैं। 1 लाख से 10 लाख के बीच में नगर पालिका होते हैं, जिन्हें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। और 10 लाख से अधिक में महानगर निगम हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले चैप्टर को हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है कार्य का महत्व। चलिए, कार्य का महत्व में पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कोटेशन दिया गया है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उससे बाहर कुछ ना सोचिए, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। ऐसा किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? आर्थिक गतिविधियाँ किन्हें कहते हैं? आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं जिनमें अर्थ यानी कि द्रव्य या मुद्रा सम्मिलित होती है। जिनमें मुद्रा सम्मिलित होती है वे आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, या फिर जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है। अर्थोपार्जन का मतलब क्या होता है? कि धन के अर्जन के लिए किया जाता है, वो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नकद मूल्य से संबंधित होती हैं, या फिर जो नकद मूल्य से संबंधित होंगी। नकद मूल्य मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मूल्य। तो अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य आप जो तय कर देते हैं, मान लीजिए कि आप जो है मिल्क का रेट मान लीजिए आपने 45 रुपये लीटर सेट कर दिया, तो ये क्या है? वस्तु का नकद मूल्य हो जाएगा। और वस्तु के नकद मूल्य से संबंधित क्रियाएं आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी, मुद्रा से संबंधित क्रियाएं आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी, और धन के अर्जन से संबंधित क्रियाएं आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गैर आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? जिनमें आय की बात नहीं होती है, संपत्ति की बात नहीं होती है, ना अर्जन होता है, ना ही किसी का लॉस होता है, बल्कि इन्हें कृतज्ञता मतलब कि आप किसी को वैसे ही कोई कार्य कर दीजिए, कि कोई चीज़ वैसे ही सेवा दे दीजिए, अपनी स्नेह दे दीजिए, सेवा दे दीजिए, आदर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गैर आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों के साथ काम आप जब करते हैं ना, तो ये आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। मतलब कि आप मान लीजिए किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो ये गैर आर्थिक गतिविधि में आएगी। हाँ, उस खाने का कुछ मूल्य होगा, आप कुछ ना कुछ उसको, अगर आपने मान लीजिए गेहूं को आपने लगाया ही होगा, तो उसका भी आपने बीज का पैसा दिया होगा, जुताई का पैसा दिया होगा। ठीक है, उसके बाद उसको आटा बनवाने के लिए भी, पिसाने के लिए भी पैसा दिया होगा। लेकिन गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? जिनमें आय और संपत्ति की अर्जन की बात नहीं होती है, कृतज्ञता के लिए किया जाता है, स्नेह, सेवा और आदर जैसी अनुभूतियों के लिए किया जाता है। जैसे कि अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना, या बच्चों की उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करना। अब ये सब कार्य कैसे हो जाए? बच्चों का कार्य हो रहा है, होमवर्क, उसमें आप सहायता करते हैं, तो ये गैर आर्थिक गतिविधियाँ हो जाती हैं ना। इसमें धन का अर्जन की कोई बात ही नहीं होती है। युवाओं द्वारा दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवा करना, पैर दबाना, ये सारी चीज़ें गैर आर्थिक गतिविधियों में आती हैं। आगे देखते हैं, बस इस चैप्टर में इतना था। इसलिए आज हमने क्या किया है, आज हम इस बुक को समाप्त करने के लिए क्यों तत्पर हैं? क्योंकि आप देख लीजिए चैप्टर 13 में कितने टॉपिक्स हैं। सिर्फ एक हमने ये पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे बाहर कुछ ना सोचिए, उसी को पूरी तरीके से पूजा समझिए, और सबसे बड़ी पूजा समझिए। उसके बाद आर्थिक गतिविधि क्या होती है? जिसमें धन से संबंधित क्रियाएँ होती हैं, धन का अर्जन होता है, या फिर वस्तु के नकद मूल्य से संबंधित होती हैं। उसके बाद गैर आर्थिक गतिविधि हमने पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ा है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं दिया गया। अब अगले चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 देखते हैं, जिसका नाम क्या है? हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है? हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ, जो कि इस नई बुक का लास्ट चैप्टर है। इस नई बुक का क्या है? लास्ट चैप्टर है। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको हम मर्ज करवा के एक वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो भी बनवा देंगे इसके। ठीक है, इसकी 1 शॉर्ट वीडियो भी अब बन जाएगी, और उसको भी आप चाहें तो उसको 1 शॉर्ट वीडियो में करके देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? मौद्रिक मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जा सकता है, वही मौद्रिक मूल्य। मतलब मौद्रिक मूल्य किसी भी चीज़ का मूल्य आप निर्धारित कर लीजिए। मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आपको उसका मूल्य बताया गया कि 4500 रुपये की है, तो वो क्या है? उस चीज़ का क्या है? मौद्रिक मूल्य हो जाएगा ना। तो किसी भी वस्तु का मूल्य
जिसे मुद्रा का मूल्य के रूप में मापा जा सकता है उसे ही मौद्रिक मूल्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट है आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें जो आर्थिक गतिविधियां आपने पढ़ लिया ना, आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। अब इसमें देखेंगे आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। उसके 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला क्षेत्र हो जाएगा, 3 क्षेत्र होते हैं प्राथमिक गतिविधियाँ। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित हुए वस्तुओं को हम प्राथमिक गतिविधि में रखते हैं। जैसे कि कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, मतलब कि आप सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं। तो जिन आर्थिक गतिविधियों में आप प्रकृति पर निर्भर होते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। परिभाषा दिया गया है, जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक गतिविधियाँ या प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहलाती हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, सब्जियों की खेती, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या किसी भी अन्य चीज़ का पालन, फार्म में से अंडे प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहलाती हैं। अब इसमें कुछ फिगर दिया गया है, जैसे कि कृषि जो हो गई, खनन जो हो गया, ये क्या है, और मछली पकड़ने आप जा रहे हैं, खनन करने जा रहे हैं यानी कोयला निकालने जा रहे हैं तो ये प्राथमिक गतिविधि हो जाएगी। कुक्कुट पालन कर रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं तो ये प्राथमिक हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण देख लीजिए, परिभाषा भी बताई जाएगी। निर्माण कार्य हो रहा है, ठीक है, विनिर्माण हो रहा है, जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन द्वितीय क्षेत्र हो जाएंगे। तृतीयक में क्या आएगा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोगी सामग्री, यानी कि सेवा जो प्रदान किया जाता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, सेवाएं जो होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। देख लेते हैं द्वितीय तृतीय क्षेत्र, फिर हम एक बार उदाहरण देख लेंगे। द्वितीय क्षेत्र ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्रकों पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीय क्षेत्र गतिविधियां या द्वितीय गतिविधियां कहलाती हैं। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद होते हैं उनको थोड़ा बहुत रूपांतरित किया जाता है, उनको रूपांतरित करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, वही द्वितीय क्षेत्र हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो चॉकलेट बीन्स होती हैं, जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं, उनका उत्पादन क्या है, कॉफ़ी बीन्स मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएंगे ना, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे कॉफ़ी बीन्स का उत्पादन। लेकिन जो आप कॉफ़ी जो बनाई जाती है, कॉफ़ी जो आपको पैकेट में मिलती है, वो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पैकेटाइज कर दिया, उसको थोड़ा बहुत रूपांतरित कर दिया। या फिर मान लीजिए जो गेहूं का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन जो है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझेंगे, गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा ना, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। लेकिन उसको हमने थोड़ा बहुत रूपांतरित कर दिया, आटा बना दिया। आटा बनाने के बाद इसको क्या होता है, या फिर आटा बना दिया या रोटी बना के उसको हम बेच रहे हैं, तो ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तो जो प्राथमिक रूप से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा बहुत रूपांतरित करके अन्य वस्तु जब हम बनाते हैं तो वो द्वितीय गतिविधियाँ आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में भवनों, सड़क निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित होता है। इसमें उद्योग तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचा जाता है। मतलब कि विनिर्माण की भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कच्चे माल, आपको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि जो ओर्स होती हैं उसको रॉ मटेरियल्स के रूप में ही होते हैं, उनसे आप विभिन्न स्टील उद्योग जो हो गया, मान लीजिए लोहा उद्योग हो गया, कच्चे माल के रूप में ही तो आपको मिलते हैं ओर्स ना, तो ये भी क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में ही आ जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार करके बेचना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, कपास से कपड़े तैयार करना, लौह अयस्क से इस्पात, अब स्टील बनाने के लिए क्या होता है, लौह के ओर, अयस्क की ही हिंदी होती है ओर, इंग्लिश होती है, तो इससे इस्पात बनाना, कार बनाना, ट्रक बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आप रूपांतरित कर रहे हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र के प्राप्त चीज़ों का रूपांतरित करके नई चीज़ बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें द्वितीय गतिविधि में आएंगी। एग्जाम्पल के फिगर दिए गए, मोटर वाहन कारखाना, वस्त्र कारखाना, ये मेडिसिन्स जो हो जाएंगी, औषधि कारखाना, फर्नीचर निर्माण। तृतीय गतिविधियां देख लेते हैं। वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों की सहायता प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोग होते हैं, द्वितीय गतिविधि में लगे लोग होते हैं, उनको सहायता प्रदान करने का काम करने के जो होती हैं गतिविधियाँ, वो तृतीय गतिविधियों में आएंगी। ठीक है, जैसे कि इनमें ऐसी भी सेवाएं होती हैं। अब सेवा शब्द ही क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो ये क्या है कि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे कि एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है, तो वो अपनी सेवा दे रहा है ना, आप
उस ट्रक चालक को तो देख सकते हैं, लेकिन वो जो सेवा दे रहा है, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं ना। वो सेवा दे रहा है तो आप सेवा को नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या है, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट भी सेवा ही दिया जा रहा है आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटल वाले भी आपको सेवा प्रदान करते हैं। रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकान, गोदाम या वेयर हाउस, यह सभी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र भी इन्हें कहा जाता है और ये सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के लोगों और द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, वही तृतीयक क्षेत्र की चीज़ें हो जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इसमें सेवाएँ भी होती हैं, और सेवाएँ जो हैं वो हम कभी कभी देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कि एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार तक ले जाता है, तो खेत से उठाया तो प्राथमिक क्षेत्र की मदद की, बाजार में ले गया द्वितीयक क्षेत्र की मदद हो जाएगी ना, बेची जाएगा। तो ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता प्रदान की जा रही है इससे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अमूल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अमूल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये जान लीजिए, जो दुग्ध क्रांति हुई थी, जो श्वेत क्रांति हुई थी, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल इस कंपनी का भी था, ठीक है। श्वेत क्रांति में इस कंपनी का भी इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। सहकारी संगठन देख लेते हैं। व्यक्तियों का एक समूह जो स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब कि सहकारी संगठन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो स्वेच्छा से एक साथ होते हैं। मतलब कि उनमें कोई दबाव नहीं होता है कि नौकरी नहीं रखी जाती, खुद से जुड़ते हैं उस संगठन में, औपचारिक तरीके से जुड़ते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, ठीक है। समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं। मतलब कि कोई किसी के नीचे नहीं होता, सब एक साथ होते हैं। कोई किसी के नीचे या ऊपर नहीं होता, सबका पद समान होता है, ठीक है। और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय भी लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है पाश्चुरीकरण। क्या हो जाता है, पाश्चुरीकरण हो जाता है जैसे कि जो दुग्ध होते हैं उनको पहले 100 डिग्री पे उबाला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाएगा, फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, तो ये जो दुग्ध होता है वो कई दिनों तक, 4-5 दिनों तक क्या होता है, सेफ होता है उसको, मतलब कि वो ख़राब नहीं होगा। तो यही पाश्चुरीकरण होता है। तो इससे क्या हुआ कि दुग्ध जो उत्पादन था, उससे जो दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इससे मदद मिली, इस चीज़ से, इस तकनीक से, क्योंकि उनका दुग्ध जैसे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में दुग्ध उत्पादन होता है तो उनका वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये दुग्ध जो है वो लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने, बस 3 से 4 दिन तक उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही बहुत होता है, 2 से 3 दिन, एक ही दिन बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन, आज की क्लास और इस बुक को भी हम समाप्त करते हैं। ये बुक जो है, न्यू बुक है, उसको हम आज समाप्त कर लिए। आज के बाद हम आपको क्लास 7 NCERT जो पुरानी वाली है वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्लास 6 की भी ख़त्म हो चुकी है, क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। क्लास 6 की न्यू NCERT बुक SST की ख़त्म हो चुकी है। अब जो हम अगली क्लास कराएंगे उसमें क्या करेंगे, क्लास 6 की ज्योग्राफी अब हम शुरू करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी भी अब शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लास 6 की जो ओल्ड ज्योग्राफी बुक है उसको भी हम चलाते रहेंगे। इसी के साथ क्लासेस जो हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाएंगे। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। धन्यवाद।